हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार के पहला पाठ जो प्रश्नोत्तर आधे अपन ने पहले पहले पार्ट में कर लिए थे। अब दूसरा पार्ट है जो आधे बचे हुए प्रश्न है वो कर रहे हैं, जो माँ एक एक कहानी के। तो अपन शुरू करते हैं दूसरा वीडियो। आज कंटिन्यू आप बने रहिए इसी पर। कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां दो बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णात्मक शैली कहते हैं। अब हमें इस कविता को एक बार पुनः पढ़ना है और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनानी है और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करना है। ठीक है, कि क्या क्या विशेषताएं इस कहानी में हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये दी गई हैं हमें विशेषताएं और यहाँ दी गई हैं पंक्तियां, तो हमें इनका मिलान करना है। तो पहली विशेषता है कि संवाद दिए गए हैं। तो संवाद किस पंक्ति से हमें पता लग रहा है, इस पंक्ति से। ठीक है, कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। फिर बेटा कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो माँ और बेटे का दोनों का यहाँ पर संवाद दिया गया है, बातचीत हो रही है दोनों में। ठीक है, फिर अगली विशेषता है, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। जो पंक्ति का अंतिम शब्द है उसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो आपस में मिलती जुलती है। तो वो किस में मिलती जुलती है, तू है हठी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो मेरे और सवेरे दोनों की जो पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां, वो आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, फिर अगली विशेषता, कुछ शब्द दो बार और साथ साथ आए हैं। कि कुछ शब्द जो हैं दो बार और साथ साथ आए हैं। जैसे इस पंक्ति में देखते हैं हम, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो यहाँ पर वर्ण वर्ण जो शब्द है वो दो बार आया है और साथ साथ आया है, एक ही साथ में आया है। ठीक है, तो इसका इससे मिलान कर सकते हैं हम। फिर अगली विशेषता, कुछ विपरीतार्थक शब्द साथ साथ आए हैं। तो विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जो हमें इस पंक्ति में देखने को मिलते हैं। हुआ विवाद सदय निर्दय में। तो सदय निर्दय क्या है, वो विलोम है, विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसका मिलान हम इससे कर सकते हैं। और कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन। ठीक है, तो ये भी क्या है, विलोम है, तो इसका मिलान इससे कर सकते हैं। तो दोनों से कर सकते हैं मिलान, दोनों ही विपरीतार्थक शब्द हैं। फिर अगली विशेषता है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो प्रकृति का वर्णन कहाँ पर किया गया है, इस पंक्ति में ही किया गया है। तो पांचवी विशेषता का मिलान आप इससे भी कर सकते हैं और तीसरी का भी इसी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर दिया भी गया है कि आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया गया है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे और लहराता था पानी। फिर अगली विशेषता, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले। ठीक है,
तो वो किस में आए हैं? ये देखिए, आप अगर इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे, कोमल कठिन कहानी। अब इसमें क्या है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द। देखिए, क कोमल में भी क है, कठिन में भी क है और कहानी में भी क है। तो ये एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं जो एक ही पंक्ति में आए हैं। तो इस छठे का मिलान आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली विशेषता है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न उत्तर किसमें दिए गए हैं? यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न सूचक चिन्ह दिख रहा है आपको कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? फिर बेटा कहता है, कहती है मुझसे यह चींटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो ये हो गया प्रश्न जो माता द्वारा पूछा गया, और ये हो गया उत्तर उसका जो पुत्र ने दिया। तो इसका मिलान आप इससे कर सकते हैं। फिर अगली पंक्ति हमें अगली विशेषता हमें दी गई है, शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। कि शब्द की वर्तनी को बदल दिया गया है, कि शब्द का अर्थ तो वही है लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है। ठीक है। तो वो किसमें है? कि हुई पक्ष की हानि। इस पंक्ति से हमें पता लगता है, यहाँ पर पक्ष की वर्तनी को बदल दिया गया है, पंख के स्थान पर पक्ष ले लिया गया है। ठीक है। तो इसका मिलान आप इससे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रूप बदलकर। सुन उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण करते थे। तो जो ये हमें पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति दी गई है, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब हमें क्या करना है? अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, पंक्ति आपने लिखी, गाते थे खग कलकल स्वर से, और उसका अनुच्छेद रूप किस तरह से होगा कि पक्षी बहुत मधुर स्वर में कलकल गाते थे, जिससे पूरा उपवन गूंज उठता था। ठीक है। तो ये पंक्ति हमने ले ली और उसे इस तरह से लिख दिया अनुच्छेद रूप में। अब अगला प्रश्न है, कविता में विराम चिन्ह। माँ कह एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, या यानी कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, और कहाँ अधिक रुकना है, यानी कि पूर्ण विराम देना है। ठीक है। कौन सी पंक्ति किसने कही है? पुत्र ने या माँ ने? ठीक है। कहाँ प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग किया गया है? अब हमें नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है। इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है। ये अंश जो है हमें कविता में से ही दिया गया है। अब हमें यहाँ पर ये बिना विराम चिन्ह के हैं, हमें इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो जैसे दिया गया है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो राहुल, यहाँ पे धूरा उद्धरण चिन्ह शुरू किया जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा विराम दिया है, तो राहुल यानी अल्प विराम, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। प्रश्न पूछा गया है कि न्याय किसका पक्ष लेता है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कह दे निर्भय, कि बिना डर के कह दे जय हो जिसका, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। फिर सुन लूं तेरी बानी, और ये वाक्य यहाँ पर खत्म है, तो इस पूरा उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। फिर पुत्र कहते हैं, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कि मेरी क्या बानी, मैं तो कहानी सुन रहा था। ठीक है। फिर आगे पुत्र कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। ये प्रश्न पूछा गया है कि फिर क्यों अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी।
हैरानी से बात की गई है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है पुत्र ने यहाँ से बातचीत शुरू की और यहाँ पर बंद की। फिर उसकी माँ कहती है न्याय दया का दानी, कि न्याय दया का दानी है। तूने गुनी कहानी, कि तूने बिल्कुल सही कहा, कहानी को अच्छे से समझा। अब आपको क्या करना है, अब विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए कविता को अपने समूह में सुनाइए। तो अब हमने यहाँ पर विराम चिन्ह लगा लिए। अब आपको इन विराम चिन्हों का ध्यान देते हुए कविता को अपने समूह में सुनाना है, ठीक है। जैसे राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। फिर पुत्र कहते हैं माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्याय उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। फिर माँ कहती है न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ठीक है, इस तरह से आपने समूह में इसे सुनाना है। अब अगला प्रश्न है पाठ से आगे, आपकी बात। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। आप या आपके परिजन यानी कि आपके परिवार वाले भ्रमण के लिए घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे हम पार्क, नदी किनारे या खेतों की ओर सवेरे भ्रमण के लिए जाते हैं, ताजगी और स्वास्थ्य के लिए। तो जहां भी आप जाते हैं वो आप इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है, आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे मैं अपने दादा दादी से कहानियां सुनता था और मैं अपनी छोटी बहन को राजा रानी की कहानियां सुनाता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था, क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है, क्यों। तो उत्तर है हाँ, बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे श्रोता सोचने लगता है, श्रोता यानी कि सुनने वाला, जैसे कि इसका कविता में सुनने वाला कौन था, बालक। ठीक है, और कहानी में अधिक जुड़ाव होता है और वो कहानी से अधिक जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न, कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है, क्या आपका भी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है, अगर हाँ तो वह कौन सी कहानी है और क्यों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे हाँ, मुझे सिंह और चूहा की कहानी बार बार सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि यह सिखाती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इसके अलावा आपको कोई और कहानी बार बार सुनना अच्छा लगता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्यों अच्छी लगती है आपको उसका कारण भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न, निर्णय करें। राहुल, तू निर्णय कर इसका, नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है कि आपके सामने अगर ये कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे। तो पहला है, खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तब आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे आप, मैं नियम समझाकर शांतिपूर्वक बात करता। फिर अगला प्रश्न, एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो आप लिखेंगे मैं चिढ़ाने वालों को रोकता और फिर शिक्षक को बताता। फिर अगला प्रश्न, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, मैं उसे उसका काम याद दिलाकर उसके काम बांटने में मदद करता। अगला प्रश्न, आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, मैं बीच बचाव करता और दोनों को समझाता। अगला प्रश्न, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया, कि जो काम उसने नहीं किया उसी काम के लिए उसे दंड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, तब आप क्या करेंगे कि शिक्षक से बात करता, उन्हें सारा सच बताता। अगला प्रश्न, एक सहपाठी
प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्रोत्साहित करता, अगली बार की तैयारी में मदद करता। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। संकोच कर रहा है यानी हिचकिचा रहा है। तब आप क्या करेंगे? उसे बोलने का अवसर दिलाता। फिर अगला प्रश्न, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तब आप क्या करेंगे? जरूर मदद करता और साथ अभ्यास करता, कि उसके साथ ही प्रैक्टिस करता, उसे जिस भी चीज में, जिस भी विषय में दिक्कत आ रही है। अगला प्रश्न, सुनी कहानी। हमारे देश और विश्व में हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनते सुनाते रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। अपने घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर लोक कथा लिखनी है, चाहे छोटी सी लिखें आप, पर जरूर लिखें। जैसे आप लिख सकते हैं, लोक कथा बंदर और मगरमच्छ। एक मगरमच्छ अपने मित्र बंदर को धोखा देना चाहता है, लेकिन बंदर अपनी चतुराई से बच निकलता है। यह कहानी बुद्धि और सतर्कता की शिक्षा देती है। तो इस तरह से आप छोटी सी लोक कथा यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, आज की पहेली। नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनके उत्तर आपको कविता में से मिल जाएंगे। पहेलियां बूझिए। तो पहली पहेली है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भार्या है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो इस पहेली का उत्तर क्या है? माँ। कि नानी की बेटी कौन होती है? माँ होती है। मामा की बहन भी आपकी माँ होती है। पिता की भार्या यानी उनकी पत्नी, आपके पिता की पत्नी कौन हुई? आपकी माँ। और आपके चाचा की भाभी कौन हुई? आपकी माँ। दूसरी पहेली, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। तो वो क्या है? पक्षी। ठीक है। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए और पंख फैलाकर करते सैर, दो ही उनके पैर हैं और दो ही उनके पंख हैं, वो है खग यानी पक्षी। फिर तीसरी पहेली है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताएं। तो वो है सुगंध यानी खुशबू। ठीक है। जो बागों में सुगंध कौन फैलाती है? खुशबू फैलाती है। और फूल फूल में बस्ती गाती, और फूलों में भी खुशबू जो है बसती है। और हवा में भी वो घुल मिल जाती है। जब हवा चलती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। और कौन है यह नाम बताएं। तो वो है सुगंध। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।